हेलो दोस्तों, चलिए आज कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स जो टाइम पीरियड रहा है 1818 से 1883 के मध्य रहा। मार्क्स का जन्म एक यहूदी परिवार में 5 मई 1818 को प्रूशिया या प्रशिया के ट्रियर नगर में हुआ था। मार्क्स के विचारों का दार्शनिक आधार, तो फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ मार्क्स आइडिया। मार्क्स होलबैक के भौतिकवादी विचारों से प्रभावित थे। होलबैक का यह विचार है कि मनुष्य के द्वारा ईश्वर का निर्माण होता है। तो गॉड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। इंग्लैंड के परंपरागत अर्थशास्त्रियों से मार्क्स ने श्रम का मूल सिद्धांत लिया है। थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू, ये उन्होंने इंग्लैंड के परंपरागत अर्थशास्त्रियों से लिया है। वर्ग सिद्धांत का विचार मार्क्स ने अगस्टीन थियरे से लिया है। जो क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट है, ये अगस्टीन थियरे से लिया है। मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक दर्शन यानी डायलेक्टिकल फिलॉसफी को बारो किया है। हालांकि जो मार्क्स हैं, हीगल हैं, वो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे हम लोग कि मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें अंतर क्या है कि डायलेक्टिकल आइडियलिज्म में हीगल कहते हैं कि आइडिया इज द मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के जो मूविंग फोर्स है वो आइडिया। जबकि मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि मैटर, इट इज नॉट द आइडिया बट मैटर इज द मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। मैटर हिस्ट्री की मूविंग फोर्स है। चलिए आगे इसको आगे मार्क्स में और अच्छे से समझेंगे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट। मार्क्स के मूल विचार, तो मार्क्स ने पहली बार समाज को आर्थिक रूप में 2 वर्गों में विभाजित किया। मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार आर्थिक नियतिवाद है, यानी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। बाद में इसी के चलते उनको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। लेटर डे जो न्यू मार्क्सिस्ट आएंगे वो इस मार्क्स के इस कथन या इस अप्रोच के कारण उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। मार्क्स ने वर्ग सिद्धांत के द्वारा समाज के विकास एवं क्रांति का विश्लेषण किया। मार्क्स ने पहली बार इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया। मार्क्स के विचारों का मूल उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था का विध्वंस करना था। तो वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। मार्क्स का उद्देश्य एक वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। तो वो मार्क्स एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी को स्टैब्लिश करना चाहते थे। ऐसे समाज में सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त होगा। तो इन सोशलिज्म और इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, या कि ऐसे समाज में people will work according to their ability, but they will get according to their need। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्णतया स्वतंत्र होगा, क्योंकि मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय व्यवस्था का अंत है। तो एंड ऑफ स्केयरसिटी यही फ्रीडम का आशय है। मार्क्स पहले समाजवादी नहीं है, बल्कि पहले वैज्ञानिक समाजवादी हैं। तो मार्क्स के पहले भी समाजवादी थे। चार्ल्स फूरियर, सेंट अगस्टाइन, ये सब थे। तो ये सब मार्क्स के पहले भी समाजवादी सोशलिस्ट रहे हैं। लेकिन मार्क्स पहले साइंटिफिक सोशलिस्ट है। मार्क्स अपनी जो थ्योरी है, अपना जो वर्क है, उसको साइंटिफिक कहते हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे या कि जो ये इनका साइंटिफिक अप्रोच थी, ये बेसिकली ये इनकी पॉलिटिक्स थी और ये बेसिकली वर्कर्स को मोबिलाइज करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को साइंटिस्ट बताया। इसके माध्यम से वर्कर उन पर भरोसा करने लगे। थोड़ा सा इनकी पॉलिटिक्स भी थी। मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में स्वयं को वैज्ञानिक समाजवादी कहते हुए सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवेन को कल्पना लोकी समाजवादी यानी यूटोपियन सोशलिस्ट कहा है। खुद को क्या कहा है?
साइंटिफिक सोशलिस्ट कहा। समाजवाद के मूल तत्व समानता, समुदाय की प्राथमिकता, उत्पादन के साधनों पर समुदाय का नियंत्रण एवं बंधुत्व है। मार्क्स की रचनाओं का क्रम तो थेसिस ऑन फायरबाख ये 1845 में आती है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। क्रम जरूर याद रखिएगा, क्रम से क्वेश्चन अक्सर पूछता है, कहीं ऐसा ना हो कि क्रम के चक्कर में फंस जाए, कहीं ये तो नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन नहीं है, नेट का, यूजीसी नेट का ट्रेंड है। युवा मार्क्स के विचार, तो जो यंग मार्क्स है वो कैसे सोचता है। युवावस्था में मार्क्स ने राइनिस जेतुंग नामक पत्रिका का संपादन किया। लेस्जेक कुलैकोवस्की ने मेन करेंट ऑफ मार्क्सिज्म, इट्स ओरिजिन, ग्रोथ एंड डिसोल्यूशन, जो कि 1976 में बुक आती है, नामक रचना लिखी। किसने? लेस्जेक कुलैकोवस्की ने। मार्क्स के अनुसार मानव की सबसे बड़ी विशेषता उसके श्रम करने की क्षमता है। युवा मार्क्स मानववादी है, यानी ये युवा जो मार्क्स है, यंग मार्क्स है, ये ह्यूमनिस्ट है, इसमें स्वतंत्रता का विचार मुख्य है। युवा जो यंग मार्क्स है ये रेडिकल है। फिर ये रोमांटिक है, ये बात भी। मार्क्स ने इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में लिखा, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ये 1844 में लिखा, जिसमें पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट भी, जिसे पेरिस पांडुलिपियां या पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय अभाव या व्यवस्था का अंत है, तो एंड ऑफ स्कैरसिटी, यही फ्रीडम होती है। युवा मार्क्स के विचारों में अलगाववाद, एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, वो युवा यानी यंग मार्क्स के संकल्पना का मुख्य आधार रहा है। मार्क्स के अनुसार अलगाववाद को हम निम्नलिखित रूप में देखते हैं। उत्पादन से अलगाव, सबसे पहले प्रोडक्शन से अलगाव होता है, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन। प्रकृति से अलगाव, तो एलिनेशन फ्रॉम द नेचर। समाज से, तो सोसाइटी से एलिनेशन होता है। और अल्टीमेटली हम स्वयं से सेल्फ से एलिनेट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा और समझते हैं। उत्पादन से लगाव यानी एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन या उत्पादन एक जॉयफुल एक्टिविटी हो सकती है एक व्यक्ति के लिए, लेकिन कैपिटलिज्म में सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इस तरह है या इतना मैकेनाइज्ड है कि एक व्यक्ति का जो स्टेटस है वो कॉग इन द व्हील की तरह रिड्यूस हो जाता है, मोनोटोनस वर्क हो जाता है, वही काम। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति है जिसका काम है नट लगाने का, तो अब उसका काम केवल नट लगाने का है, वो केवल बार बार कोई चीज आ रही है उस पर नट लगा रहा है, कितना मोनोटोनस हो जाएगा। तो उत्पादन से अलगाव हो जाता है ना, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिर एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर, तो जो लेबर है उसे क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है ये लेबर डिसाइड नहीं करता है, ये कंपनियां डिसाइड करती हैं, बड़ी बड़ी जो एमएनसी होती हैं वो डिसाइड करती हैं। और लेबर को अल्टीमेटली जो वो लेबर कर रहा है, जो वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। फॉर एग्जांपल, कोई कार बनाने की कंपनी है, तो वहां पर वो काइंड ऑफ है ना व्हील बनाने का कारखाना, मतलब व्हील बनाता है एक वर्कर, तो फाइनली वो उसका जो प्रोडक्ट होगा या उसके लेबर का परिणाम क्या होगा उसे ये भी नहीं पता है। फिर जो एलिनेशन होता है वो एलिनेशन फ्रॉम हिज सोशल नेचर, तो व्यक्ति अपने सोशल नेचर से भी अलगाव महसूस करने लगता है। तो जो कैपिटलिज्म में वर्किंग कंडीशन है इतनी पैथेटिक है, इतनी बेकार है कि वो अपने सोशल नेचर को, अपने जो उसका जो वास्तविक नेचर है वो उसको रियलाइज करने के टाइम ही नहीं मिलता, उसको टाइम ही नहीं मिलता है ना। 24 घंटे, मतलब कम से कम 12 15 घंटे उसको काम करना पड़ता है, 18 घंटे। उसका जो सोशल नेचर है, सोशल लाइफ है, नगण्य हो जाती है, उसको टाइम ही नहीं है। फिर इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि वो खुद से ही एलिनेट हो गया, है ना। वो खुद को व्यक्ति अपने आप से स्ट्रेंजर हो जाता है, एक मोनोटोनस कार्य में करता रहता है। बस ये है थोड़ा सा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। युवा मार्क्स एवं पौध मार्क्स में संबंध, तो जो यंग मार्क्स है और जो मैच्योर मार्क्स है उसमें क्या संबंध है उसको देखते हैं। युवा मार्क्स में व्यक्ति मुख्य है,
युवा मार्क्स में इंडिविजुअल प्रमुख है, जबकि जो मैच्योर मार्क्स है उसमें व्यक्ति वर्ग प्रधान है, व्यक्ति में वर्ग प्रधान। तो ये क्लास मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्यक्ति किस क्लास से बिलोंग करता है, ये मैच्योर मार्क्स की मतलब काइंड ऑफ उपज है। और इंडिविजुअल को सेंटर में रखता है यंग मार्क्स। युवा मार्क्स पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव बताता है, जबकि मैच्योर मार्क्स पूंजीवाद के आर्थिक कुप्रभाव बताता है। युवा मार्क्स आदर्शवादी है यानी आइडियलिस्ट है, जबकि मैच्योर मार्क्स वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। युवा मार्क्स लोकतांत्रिक है यानी ये डेमोक्रेटिक है, जबकि मैच्योर मार्क्स क्रांतिकारी है, रिवोल्यूशनरी है। अल्थ्यूजर के अनुसार युवा मार्क्स और मैच्योर मार्क्स दोनों अलग अलग हैं, जबकि डेविड मैकलेलन के अनुसार युवा मार्क्स और मैच्योर मार्क्स दोनों समान हैं। डेविड मैकलेलन की पुस्तक मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स 1980 में आती है, मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स। वैज्ञानिक मार्क्स तो साइंटिफिक मार्क्स क्या है ना, साइंटिस्ट जो मार्क्स है वो क्या है 1848 के पश्चात। तो सीईएम जोड के अनुसार मार्क्स वास्तविक रूप में समाजवाद के पिता हैं। मार्क्स ने विषमता के तार्किक कारण बताए एवं समाधान भी वैज्ञानिक बताया। मार्क्स एवं एंजल ने रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर को यूटोपियन सोशलिस्ट कहा है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इसको थोड़ा समझते हैं। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म तो द्वंद्वात्मक विकास की पद्धति यानी डायलेक्टिक्स है वो डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है, जिसके अनुसार विकास की प्रक्रिया वाद, प्रतिवाद और संवाद यानी थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस से होकर पूर्ण होती है। इस प्रक्रिया में प्रतिवाद वाद का निषेध होता है तथा संवाद निषेधों का निषेध होता है। जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है का आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें मूल भौतिक तत्वों का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मार्क्स के अनुसार वे भौतिक तत्व स्वतः गतिशील होते हैं, जबकि हॉब्स मानते थे कि भौतिक तत्वों में बाहर से गति प्रदान की जाती। तो मार्क्स क्या मानते हैं कि जो भौतिक तत्व हैं स्वतः गतिशील होते हैं, जबकि हॉब्स क्या मानते थे भौतिक तत्वों में बाहर से गति प्रदान की जाती। मार्क्स के अनुसार इन स्वतः गतिशील भौतिक तत्वों का अध्ययन यांत्रिकी के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतिहास और समाज का निरंतर विकास हो रहा है। इन्हें विकास मान रूप में अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति यानी डायलेक्टिकल मेथड की आवश्यकता है। डायलेक्टिकल मेथड के अनुसार वाद, प्रतिवाद और संवाद की एक प्रक्रिया वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज साम्यवाद के रूप में अपने सर्वोच्च विकास के स्तर को प्राप्त करेगी। तो थेसिस क्या है कैपिटलिज्म। एंटीथेसिस क्या है, एंटीथेसिस ये है सर्वहारा वर्ग का अधिकारत्व यानी अधिनायकत्व यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। और सिंथेसिस क्या डेवलप होगा दोस्तों, सिंथेसिस में साम्यवाद यानी कम्युनिज्म डेवलप हो जाएगा और ये अल्टीमेट प्रोग्रेस होगी, सर्वोच्च विकास के स्तर को प्राप्त करेगी। संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों के अच्छे तत्वों का मिश्रण पाया जाता है, यानी जो सिंथेसिस है उसमें वाद और विवाद, कैपिटलिज्म के भी अच्छे गुण रहते हैं, कम्युनिज्म में कैपिटलिज्म और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के अच्छे गुण रहते हैं। जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है के नियम क्या क्या है, मात्रा का गुणवत्ता के तथा इसके विपरीत रूपांतरण, क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ, हीगल में, क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी। फिर विरोधी की एकता का नियम यानी यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। तो दिन है तो रात होगा, कैपिटलिज्म है तो मार्क्सिज्म है, ये चीज। नकारने का नियम यानी निगेशन ऑफ निगेशन, तो निगेटिविटी गेट्स निगेटेड। तो यहाँ पर कैपिटलिज्म को मार्क्स निगेटिविटी मानते हैं, तो इसलिए निगेटिविटी निगेट्स हो जाती है। कुल मिला के जो हीगल का डायलेक्टिकल का मेथड है उसको इन्होंने बारो किया है। हीगल आइडिया को मूविंग फोर्स बताते हैं हिस्ट्री की, जबकि मार्क्स मैटर को मूविंग फोर्स बताते हैं हिस्ट्री की। यही डायलेक्टिकल मेथड है, इसी को याद रखिएगा बस। हीगल की आलोचना
तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की है, परंतु हीगल ने जहां मूल तत्व चेतना को माना है यानी कॉन्शियसनेस या आइडिया को माना है, वहीं मार्क्स ने मूल तत्व भौतिक यानी मैटर को स्वीकार किया। मार्क्स ने कहा है कि मैंने हीगल के विचार को सीधा खड़ा कर दिया है, वह अभी तक सिर के बल खड़ा था। तो मार्क्स क्या कहते थे कि हीगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज फीट, हीगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, हीगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, he has to stand, Hegel has to stand या he has to stand on his feet, और ऐसा उसको अपने पैरों पर किसने खड़ा कर दिया? मार्क्स ने खड़ा कर दिया। ऐसा कौन कहता है? मार्क्स कहते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? तो मार्क्स ने अपनी रचना ऑन द जूइश क्वेश्चन, जो कि 1843 में आती है, में लिखा कि ईश्वर के बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। तो ये तो बहुत सत्य बात कही थी उन्होंने। मार्क्स ने अपनी रचना द जर्मन आइडियोलॉजी, जो कि 1845 में आती है, प्रकाशित 1932 में भौतिकवाद का विश्लेषण किया, यानी मटेरियलिज्म का विश्लेषण किया तथा कहा कि इतिहास निर्माण के लिए मनुष्य का जीवन आवश्यक है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या ही ऐतिहासिक भौतिकवाद है। तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या यानी इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री ही हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं मार्क्स। तो जो इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री है, वो उसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स ने इतिहास का आर्थिक विश्लेषण करते हुए इतिहास की निम्नलिखित अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? आदिम साम्यवाद यानी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, दास युग जहां पर स्लेव सोसाइटी थी, तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई किसी पर अधिकार है ना, कोई किसी पर राज नहीं कर रहा था, है ना, सभी लोग कॉमन ओनरशिप में चीजों को यूज कर रहे थे और किसी का कोई दबाव या एक्सप्लॉयटेशन नहीं था। लेकिन जब स्लेव सोसाइटी आई तो यहाँ पर सर्व्स और मास्टर ने जन्म लिया, है ना, स्लेव और मास्टर ने जन्म लिया। सामंतवादी युग में यानी फ्यूडल व्यवस्था में क्या हुआ? यहाँ पर अब सर्व्स और लॉर्ड के बीच क्लास स्ट्रगल होता रहा। पूंजीवादी व्यवस्था में वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच वर्ग संघर्ष देखने को मिला। साम्यवाद, जो तब कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा, तो कम्युनिज्म एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होगी, तो वहां पर क्लास स्ट्रगल फाइनली एंड हो जाएगा। मार्क्स ने पहली बार इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया। उसके इतिहास की व्याख्या विकासवादी है और नीतिवादी भी है। तो ये डेवलपमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री को देते हैं और साथ ही साथ ये डिटर्मिनिस्टिक आगे बताएंगे डिटर्मिनिस्टिक क्यों है। डिटर्मिनिस्टिक इसलिए है क्योंकि मार्क्स हर चीज की जो प्रॉब्लम है ना, कोई भी प्रॉब्लम को इकोनॉमी से रिलेट कर देते हैं कि इकोनॉमी के कारण ही जो वर्तमान में समस्याएं हैं वो केवल इकोनॉमी के कारण ही हैं, इसलिए इसको नीतिवादी भी कहा जाता है। उसके ऐतिहासिक व्याख्या है ना, तो उसके ऐतिहासिक व्याख्या विकासवादी है क्योंकि इतिहास की प्रत्येक अवस्था उसके पहले की अवस्था से प्रगतिशील है। परंतु यह नीतिवादी इसलिए भी है कि साम्यवाद के बाद इसका विकास नहीं होगा, क्योंकि उसने साम्यवाद को इतिहास के विकास का सर्वोच्च स्तर मान लिया। उसके अनुसार इतिहास का विश्लेषण नहीं बल्कि परिवर्तन मूल उद्देश्य है। तो मार्क्स क्या कहते हैं कि फिलोसोफर हैव ट्राइड टू एनालाइज द वर्ड, बट द थिंग इज यू हैव टू चेंज द वर्ड। अतः थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस का विचार मार्क्स में पाया जाता है। मार्क्स के अनुसार अभी तक तो विचारकों ने दुनिया की व्याख्या की है ना, अप टिल नाउ फिलोसोफर्स हैव एनालाइज द वर्ड। नीड क्या है? देयर इज नीड टू चेंज द वर्ड। यह विचार उसने थेसिस ऑन फायरबाख 1845 में लिखा। मार्क्स ने पूरे विश्व में साम्यवादी क्रांति के प्रसार के लिए 1864 में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन का निर्माण किया, जो विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नाम से विख्यात है। कार्ल पॉपर ने मार्क्स के इतिहास की व्याख्या को हिस्टोरिसिज्म कहा है, यानी ये काइंड ऑफ इतिहासवाद से प्रेरित है। कार्ल पॉपर ने समाज परिवर्तन के लिए सोशल इंजीनियरिंग पर बल दिया है।
फायरबाख की आलोचना। तो मार्क्स ने फायरबाख के भौतिकवाद की आलोचना करते हुए उसे भद्दा भौतिकवाद यानी कंटेम्पलेटिव मटेरियलिज्म कहा है। फायरबाख के अनुसार भौतिक तत्व कारण है तथा चेतना भौतिक तत्व कारण है तथा चेतना का परिणाम है, जबकि मार्क्स का मानना है कि भौतिक तत्व एवं चेतना के बीच का संबंध द्वंद्वात्मक है यानी डायलेक्टिकल है। तो आइडिया और मैटर के बीच जो संबंध है वो डायलेक्टिकल है, जबकि फायरबाख क्या मानते हैं कि जो भौतिक तत्व है यानी मैटर है वो रीजन है और उसका अल्टीमेटली जो कल्मिनेशन है या परिणाम है वो क्या है, आइडिया है। मार्क्स ने सिद्धांत एवं व्यवहार की एकता पर बल दिया। आर्थिक नियतिवाद, तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। मार्क्स ने पूंजी को संगठित श्रम क्रिस्टलाइज्ड लेबर कहा है। मार्क्स ने अर्थव्यवस्था के विश्लेषण को केंद्रीय बनाया। मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना का आधार अर्थव्यवस्था होती है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ये मार्क्स कहते हैं। धर्म, राज्य, विचारधारा एवं सरकार आदि संरचना के पार्ट होते हैं या सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर और रिलीजन, स्टेट, आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट ये सब सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होगा ये सुपर स्ट्रक्चर होगा और जो स्टेट होंगे ना, मीडिया है, रिलीजन है, ये सब सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट है। आधार का आशय उत्पादन के संबंध और उत्पादन के साधनों से है। तो बेस का क्या मतलब है कि उत्पादन के संबंध यानी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक शब्द में आधार का आशय उत्पादन के संबंध से है। दास कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1867 में आती है नामक रचना में मार्क्स ने स्वयं आधार का यह आशय बताया है। उत्पादन के संबंध से आशय बुर्जुआ और सर्वहारा के मध्य एक सामाजिक संबंधों से है। तो उत्पादन के संबंध से क्या आशय है, फैक्टर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से क्या मतलब है कि जो बुर्जुआ क्लास यानी कैपिटलिस्ट क्लास और सर्वहारा वर्ग यानी वर्कर क्लास, उनके बीच क्या संबंध है ये उसको दर्शाता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या संबंध है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो हैव्स की क्लास है ना, उसके पास धन है, दौलत है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर उसका पूरा अधिकार है, उसके पास वेल्थ है ना, कैपिटल है, पूंजी है, सरप्लस है। और जो वर्कर क्लास है वो केवल बेज पर निर्भर करती है। तो ये हैव नॉट्स की क्लास है। उत्पादन के साधन बदलने पर साधन के संबंध बदल जाते हैं। तो अगर आप कैपिटलिस्ट से और जो वर्कर्स का रिलेशन है उसको इंटरचेंज कर देते हैं ना, वर्कर्स के पास वेल्थ हो गई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल आ गया, तो इससे क्या होगा, उत्पादन के साधन बदलने से उत्पादन के संबंध भी बदल जाएंगे। तो अब वर्कर डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाएंगे, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट स्टैब्लिश हो जाएगी और कैपिटलिस्ट है ना नॉन डोमिनेंट पोजीशन में पहुंच जाएंगे। मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है। तो मार्क्स का फेमस स्टेटमेंट है कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा। तो आइडियोलॉजी को मार्क्स फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं। मार्क्स के अनुसार विचारधारा की आवश्यकता हमेशा शासक वर्ग को होती है। तो जो रूलिंग क्लास होता है उसको हमेशा आइडियोलॉजी की जरूरत होती है जिसके माध्यम से लोगों को मैनिपुलेट किया जा सके। श्रम का मूल्य सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू। मार्क्स के अनुसार श्रम का मूल्य तात्पर्य श्रम की मात्रा और उसको बनाने में लगा समय से है। परंतु सर्वहारा वर्ग को कभी अपने श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता, बल्कि उसे आजीविका निर्वाह मूल्य मिलता। तो उसके सब्सिस्टेंस के लिए केवल पैसा मिलता है, बाकी जो सरप्लस है वो कैपिटलिस्ट के पास चला जाता है। शेष मूल्य को बुर्जुआ वर्ग हड़प लेता है, यही अतिरिक्त मूल्य है, यही सरप्लस वैल्यू है। इसी अतिरिक्त मूल्य से पूंजीवाद का विकास होता है। मार्क्स श्रम के मूल सिद्धांत को मूल मानते हुए उसमें आजीविका निर्वाह सिद्धांत को जोड़ दिया। मार्क्स ने पूंजी के 2 प्रकार बताए, परिवर्तनशील पूंजी और स्थायी पूंजी। तो स्टैटिक कैपिटल और चेंजिंग कैपिटल। श्रम परिवर्तनशील पूंजी का उदाहरण है। ये काइंड ऑफ चेंज ओरिएंटेड
पूंजी कौन सी है? श्रम, लेबर। विनिमय मूल्य, तो विनिमय मूल्य यानी एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू। उपभोक्तावाद यानी कम्युनिटी फेटिसिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बाजार की आवश्यकता के लिए होने लगता है। तो उपभोक्तावाद यानी कम्युनिटी फेटिज्म पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बाजार की आवश्यकता के लिए होने लगता है। मार्क्स के अनुसार किसी व्यक्ति के उपभोग मूल्य एवं विनिमय मूल्य के बीच पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर पाया जाता है। विनिमय मूल्य के द्वारा ही अतिरिक्त मूल्य प्राप्त किया जाता है। विनिमय मूल्य का अभिप्राय किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बाजार में बेचा जाता है। मार्क्स के विचारों का सामाजिक पक्ष, सोशल एस्पेक्ट ऑफ मार्क्स आइडियाज। वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल, वर्ग का आशय क्या है? मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों द्वारा समाज में वर्गों का निर्माण होता है, क्योंकि उत्पादन के साधन समान हैसियत वाले समूहों का निर्माण करते हैं। समाज में आर्थिक आधार पर दो वर्ग होते हैं, एक बुर्जुआ यानी कैपिटलिस्ट लोग होते हैं और दूसरा सर्वहारा वर्ग यानी प्रोलेटेरिएट क्लास, जिसे वर्किंग क्लास भी कह सकते हैं। मार्क्स ने अपनी रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में कहा है कि अभी तक इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ हिटहर्टो existing society has been the history of class struggle। तो अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। मार्क्स ने अपनी रचना अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में सामाजिक जीवन और सामाजिक चेतना के बीच संबंध स्थापित किया है। मार्क्स ने अपनी रचना थेसिस ऑन फायरबाख 1888 में कहा है कि मनुष्य सामाजिक संबंधों का जाल होता है। ह्यूमन बीइंग आर ensemble ऑफ सोशल रिलेशन। वर्ग संघर्ष समाज के विकास का मूल कारण है। समाज केवल दो वर्गों में बटा है, सर्वहारा वर्ग तथा बुर्जुआ वर्ग। तो प्रोलेटेरिएट क्लास और बुर्जुआ क्लास, ये वर्ग आर्थिक रूप में है। दोनों वर्ग के संबंध विरोधाभासी हैं यानी डाइकोटमस हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास निरंतर प्रगतिशील है। इतिहास की प्रत्येक अवस्था अपनी पिछली अवस्था से ज्यादा प्रगतिशील है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था पिछली अवस्थाओं से अधिक बेहतर अवस्था है, क्योंकि इसमें उत्पादन के साधनों का तीव्र विकास होता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के पश्चात ही साम्यवाद आएगा, अतः साम्यवादी क्रांति का मूल कारण भौतिक है यानी मटेरियलिस्टिक है। राज्य स्टेट को कैसे देखते हैं? तो मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग यंत्र है। तो राज्य इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ बुर्जुआ, ये मार्क्स बोलते हैं। तो ये क्लास इंस्ट्रूमेंट है, क्लास के हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जिस क्लास के पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बोलबाला होगा वही क्लास स्टेट को नियंत्रित करेगी। राज्य शोषण का तंत्र है, तो स्टेट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में कहा है कि राज्य पूंजीवादियों की कार्यकारी समिति है, वही स्टेट इज अ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ बुर्जुआ। राज्य की उत्पत्ति समाज के विकास के एक विशेष स्तर पर हुई। कार्ल मार्क्स ने द 18th ब्रूमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852 नामक रचना में राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है मार्क्स ने अपनी पुस्तक 18th ब्रूमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट। तो मार्क्स का कहना है कि कुछ हिस्टोरिकल कंडीशन होती हैं। फॉर एग्जांपल, कभी ऐसा हो कि वर्कर क्लास हो, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास हो, लेकिन उसके साथ साथ फ्यूडल क्लास भी एग्जिस्ट करे। फ्यूडल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, फ्यूडल क्लास एग्जिस्ट करे। तो अब यहाँ पर स्टेट किसी एक क्लास के साथ एसोसिएट नहीं कर सकती। स्टेट को तीनों क्लास के साथ अपने आप को दिखाना पड़ेगा, तीनों क्लास के साथ सहानुभूति रखनी पड़ेगी। तो इस स्थिति में स्टेट थोड़ा बहुत रिलेटिवली सापेक्ष रूप से ऑटोनॉमस हो जाएगा। इस सिद्धांत को आगे चलकर निकोस पुलांजा ने
पुलांजा ने डेवलप किया है मॉडर्न टाइम में। और उन्होंने क्या कहा है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट आया है, कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम आया है, इसके माध्यम से हुआ क्या है कि अब स्टेट किसी भी एक क्लास के साथ खुद को एसोसिएट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो अब स्टेट रिलेटिवली ऑटोनॉमस हो गए हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि स्टेट है ना, जो डोमिनेंट क्लास है, फॉर एग्जांपल इस केस में कैपिटलिस्ट क्लास है, अगर उसके कहीं हित बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो स्टेट डोमिनेंट क्लास का ही साथ देगी। 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका प्राइम उदाहरण है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसने जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उसको रेस्क्यू कर लिया और काइंड ऑफ उसको डूबने से बचा लिया। तो अल्टीमेटली उसने कैपिटलिस्ट क्लास का ही साथ दिया। और निकोस पुलांजा की बुक का क्या नाम है दोस्तों? तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस। और इसी बुक में उन्होंने रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ थ्योरी को, है ना, मॉडर्न रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी प्रेजेंट की मार्क्स के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्यवाद की विशेषताएं। तो कम्युनिज्म की क्या क्या विशेषताएं होंगी? एंजल्स ने कहा है कि हंसिया एवं हथौड़े की भांति राज्य अजायब घर में चला जाएगा। एंजल के अनुसार राज्य विलुप्त हो जाएगा, यानी स्टेट विल विदर अवे। स्टेट विलुप्त हो जाएगा, स्टेट विल विदर अवे। मार्क्स के अनुसार वर्गहीन एवं राज्यविहीन अवस्था साम्यवादी अवस्था है। तो स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी ही कम्युनिज्म है। इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। तो ईच इंडिविजुअल विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी और एबिलिटी, बट दे विल गेट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। लेकिन उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी। फिर एंजल्स के अनुसार साम्यवादी समाज में शासन व्यक्तियों पर नहीं बल्कि वस्तुओं पर होगा। मार्क्स की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, साम्यवादी अवस्था में कोई व्यक्ति सुबह मछली मार सकता है और शाम को इंजीनियर की भूमिका में भी कार्य कर सकता है। तो मार्क्स की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि साम्यवादी अवस्था में यानी कम्युनिज्म की स्टेट में कोई व्यक्ति सुबह मछली मार सकता है और शाम को इंजीनियर की भूमिका में भी कार्य कर सकता है। क्योंकि साम्यवाद की अवस्था में श्रम विभाजन समाप्त हो जाएगा। तो जो लेबर का डिवीजन है वो समाप्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। साम्यवादी समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी, वर्ग यानी क्लास, राज्य, स्टेट, परिवार, फैमिली, विचारधारा, आइडियोलॉजी एवं धर्म नहीं होगा। परंतु मार्क्स यह बताने में असफल रहा कि ऐसे साम्यवादी संबंध का प्रबंध और संचालन किस प्रकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। मार्क्स ने अपनी रचना द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875 में आती है, में मार्क्सवाद को अराजकतावाद एवं संशोधनवाद से अलग बताया है। पहली बार बहुमत का अधिनायकत्व अल्पमत पर होगा। यह अधिनायकत्व संक्रमणकालीन होगा, यानी ये ट्रांजिशनल फेज होगी। इस अवस्था को समाजवादी अवस्था की संज्ञा भी दी गई है। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और अपने कार्य के अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे। तो जो मार्क्स हैं वो कैपिटलिज्म से डायरेक्ट कम्युनिज्म की को एस्टैब्लिश करने की बात नहीं करते। एक ट्रांजिटरी फेज होगा जिसमें सोशलिज्म एस्टैब्लिश होगा। तो ये सोशलिज्म ट्रेडिशनल सोशलिज्म से डिफरेंट होगा। ये सोशलिज्म काइंड ऑफ एक ट्रांजिटरी फेज होगा। और ये जो ट्रेडिशनल सोशलिज्म है जहाँ पर बहुत सारे उसके प्रकार हैं, फेबियन सोशलिज्म है, गिल्ड सोशलिज्म, वो वाला नहीं। ये एक ट्रांजिटरी फेज होगा जहाँ पर हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन प्राप्त। ये एक ऐसी स्टेट होगी जहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एस्टैब्लिश हो जाएगी। उसके बाद कम्युनिज्म आएगा। थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। एंजल्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का राज विलुप्त हो जाएगा। हाँ, तो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का राज विलुप्त हो जाएगा, जबकि पूंजीवादी राज्य का विनाश होगा। जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट है वो विदर हो जाएगी और पूंजीवादी जो राज्य है, कैपिटलिस्ट स्टेट है, वो तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व
टोपी राज्य का निम्नलिखित उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का क्या उद्देश्य है कि बचे कुचे पूंजीवादी तत्वों का विनाश करना। तो भाई आप एक शॉट में तो सबको मार नहीं देंगे, तो ये जो ट्रांजिस्टरी फेज होगी इसमें आप फिर जो बचे कुचे पूंजीवादी होंगे उनको विनाश करिए। भविष्य की साम्यवादी अवस्था का मार्ग प्रशस्त करना, तो भविष्य में कैसे कम्युनिज्म वर्क करेगा उस पर चर्चा चलेगी यहाँ ट्रांजिटरी फेज। वैज्ञानिक समाजवादी यानी साइंटिफिक सोशलिस्ट, समाजवाद का विचार मार्क्स ने निर्मित नहीं किया बल्कि समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की। अतः लास्की के अनुसार मार्क्स ने समाजवादी विचारों को एक व्यवस्थित आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया। मार्क्स ने अपने पूर्व के समाजवादियों को यूटोपियन सोशलिस्ट कहा है। यूटोपियन सोशलिस्ट या कल्पना लोकी या यूटोपिया शब्द का प्रयोग टॉमस मूर ने किया। मार्क्सवाद और विकासवादी समाजवाद में अंतर। तो मार्क्सिज्म और इवोल्यूशनरी सोशलिज्म में क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो विकासवादी समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद या नैतिक समाजवाद है, जबकि मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद संशोधनवादी है, यानी ये अमेंडमेंट या चेंज की बात करता है, मतलब काइंड ऑफ संशोधन की बात करता है, करेक्शन की बात करता है। जबकि मार्क्सवाद समाजवाद रूढ़िवादी है, तो ये काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स है। इस पे चेंज बहुत जल्दी नहीं आता है और ये इसको अमेंड किया जा सकता है। कुल मिला के ये चेंज ओरिएंटेड है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्रमिक सुधार में विश्वास करता है, इवोल्यूशनरी रिफॉर्म पर ही बेस्ड है। जबकि मार्क्सवाद में वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना क्रांतिकारी माध्यम से करने का निर्धारण हुआ है। लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवाद के मानवीकरण के समर्थक हैं, यानी ये कैपिटलिज्म को ह्यूमनाइज करने की बात करते हैं। जबकि मार्क्सवादी पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। विकासवादी समाजवादी समान वितरण के समर्थक हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जबकि साम्यवादी उत्पादन के सामूहिक स्वामित्व में विश्वास रखते हैं, तो कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन। विकासवादी समाजवादी समाज में वर्ग संघर्षों का समाधान चाहते हैं, जबकि साम्यवादी वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज के समर्थक हैं। विकासवादी समाजवादी सापेक्षिक समानता को स्वीकार करते हैं, जबकि साम्यवादी निरपेक्ष समानता के समर्थक हैं। तो ये काइंड ऑफ रिलेटिव इक्वालिटी की बात करते हैं, जबकि ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करते हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था चाहते हैं, जबकि साम्यवादी पूर्णतया राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं। विकासवादी समाजवादी आर्थिक प्रबंध को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि साम्यवादी केंद्रीय नियोजन को यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को ये महत्वपूर्ण मानते हैं। विकासवादी समाजवादी लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्राथमिकता देते हैं। जबकि साम्यवादी सर्वहारा वर्ग के अधिक नायकत्व को स्वीकार करते हैं, तो ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। सामाजिक लोकतंत्रवादी राजनीतिक बहुलवाद को मानते हैं, जबकि साम्यवादी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व या एकल दलीय शासन को महत्व देते हैं। समाजवादी लोकतंत्रवादी लोकतंत्री राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि साम्यवादी जनवादी राज्य की संकल्पना को स्वीकार करते हैं। अब मार्क्सवाद और फेबियनवाद में अंतर देखते हैं। तो फेबियनवादी वर्ग की संकल्पना को उदार बनाते हैं, जबकि मार्क्सवादी वर्ग विहीन समाज की स्थापना को अपना मूल लक्ष्य बनाते हैं। फेबियनवादी राज्य का प्रयोग करके समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि मार्क्सवादी राज्य से परे साम्यवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं। फेबियनवादी समाजवाद को नैतिक रूप में बेहतर मानते हैं, जबकि साम्यवादी इसे ऐतिहासिक रूप में अपरिहार्य मानते हैं। फेबियनवादी संपूर्ण राज्य को महत्व प्रदान करते हैं, संपूर्ण राष्ट्र को महत्व प्रदान करते हैं, जबकि मार्क्सवादी श्रमिकों को महत्व प्रदान करते हैं। प्रमुख फेबियनवादी विचारक हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, ग्राहम बालास, H.G. वालेस, एनी बेसेंट, एंथनी क्रॉसलैंड ने द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म 1956 में बुक लिखी है, द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म। R.S. टॉनी, पंडित नेहरू भी फेबियन सोशलिस्ट ही थे, पंडित नेहरू।
मार्क्स और उपनिवेशवाद, तो मार्क्स और कॉलोनियलिज्म। मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत गैर पूंजीवादी समाजों में पूंजीवाद के विकास का विश्लेषण किया। मार्क्स के अनुसार एशियाई समाज गतिहीन है, अतः एशियाई समाज में पूंजीवाद लाने के लिए उन्होंने उपनिवेशवाद को एक सकारात्मक प्रगतिशील शक्ति के रूप में चित्रित किया, परंतु मार्क्स उपनिवेशवाद का समर्थन कतई नहीं करते। मार्क्स के आलोचक, तो मिखाइल बाकुनिन नामक अराजकतावादी यानी ये एनार्किस्ट थिंकर हैं, ने अपनी पुस्तक स्टैटिज्म एंड एनार्की 1873 में मार्क्सवादी मान्यता का खंडन किया। एडवर्ड बर्नस्टीन नामक मार्क्स के मित्र ने मार्क्स के विचारों को संशोधित किया, इसलिए बर्नस्टीन को संशोधनवादी कहा जाता है। तो बर्नस्टीन को संशोधनवादी या रिविजनिस्ट कहा जाता है। एडवर्ड बर्नस्टीन की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म एंड द टास्क ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, जिसे लोकप्रिय रूप में इवोल्यूशनरी सोशलिज्म 1907 में पुस्तक आई थी, या विकासवादी समाजवाद की संज्ञा भी दी जाती है। बर्नस्टीन का संशोधन, तो क्या रिवीजन किया बर्नस्टीन ने? बर्नस्टीन के अनुसार जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हो रहा है, मध्यम वर्ग और शक्तिशाली होता जा रहा है। पूंजीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग की स्थिति अच्छी हो रही है। पूंजीवाद का विनाश अपरिहार्य प्रतीत नहीं होता है। तो मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म इज इनएविटेबल, अपरिहार्य है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सर्वहारा वर्ग है, प्रोलेटारिएट क्लास है, उसकी स्थिति भी अच्छी हो रही है, तो क्यों मारधार करेगा? बल्कि पूंजीवाद के अंतर विरोधों का समाधान शांतिपूर्ण रूप में संभव है। अतः बर्नस्टीन के अनुसार समाजवाद की प्राप्ति के लिए वर्ग संघर्ष या क्रांति नहीं, बल्कि संसदीय लोकतांत्रिक माध्यम पर्याप्त है। संशोधनवाद विकासवादी समाजवाद भी कहलाता है। मार्क्सवाद की प्रमुख रचनाएं, तो जो रिविजनिज्म है उसे इवोल्यूशनरी सोशलिज्म भी कहते हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो मार्क्स ने अपनी युवावस्था में राइनिस जेतुंग नामक पत्रिका का संपादन भी किया। मार्क्स की रचनाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में वो रचनाएं हैं जिन्हें मार्क्स ने युवावस्था में लिखा। इन रचनाओं में मार्क्स के मानववादी विचार प्रभावी हैं, यानी ह्यूमनिस्ट आइडियाज इसमें प्रभावी हैं। इन्हीं रचनाओं में मार्क्स के अलगाववाद या परायेपन के विचार पाए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन इन्हीं रचनाओं में पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? पेरिस पांडुलिपि, आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां, तो इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। थेसिस ऑन फायरबॉक, ये 1845 में आता है। थेसिस ऑन फायरबॉक। जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में भी आता है। फिर दूसरी श्रेणी में मार्क्स की वे रचनाएं हैं जिनमें मार्क्स ने पहली बार व्यवस्थित और वैज्ञानिक लेखन किया। इस श्रेणी की रचनाओं में मार्क्स ने मुख्यतः आर्थिक रचनाएं की हैं। फॉर एग्जाम्पल द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 1848 में आती है। में मार्क्स ने कहा है कि श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल बेड़ियां हैं तथा पाने के लिए सारा संसार है। इसलिए दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। दास कैपिटल, ये 1867, 85 और 94 3 खंडों में प्रकाशित हुई। तीसरी श्रेणी में मार्क्स की वे रचनाएं हैं जो उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार तत्कालीन संदर्भ में लिखी। पहला इसमें कौन सी रचना आती है? द 18th ब्रूमियर ऑफ लुई बोनापार्ट, 18th ब्रूमियर ऑफ लुई बोनापार्ट 1852 में। द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871 में। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875 में, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। और ग्रंडिस 1857 में आती। अन्य रचनाएं एलिमेंट्स, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट 1843। वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट 1865, वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट। द होली फैमिली 1845, होली फैमिली 1845। अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859।
मार्क्स की रचनाओं से संबंधित कुछ तथ्य। तो दास कैपिटल 1867 में मार्क्स ने मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया है। दास कैपिटल में मूल इकोनॉमिक नियमों का विश्लेषण किया है। दास कैपिटल 1847 का पूरा नाम अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो कि 1859 में लिखी जाती है। दास कैपिटल का पहला खंड मार्क्स ने, बाकी दो खंड मृत्यु के पश्चात एंगल्स ने लिखे। तो पहला खंड दास कैपिटल का मार्क्स ने खुद लिखा, दूसरे दो खंड हैं उसे मार्क्स की मृत्यु के बाद एंजल्स ने लिखे हैं। दूसरा खंड 1885 और तीसरा खंड 1894 में प्रकाशित हुआ। प्रोधो ने द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी 1840 नामक पुस्तक लिखी, जिसके जवाब में मार्क्स ने द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी ये कौन लिखता है? प्रोधो। और पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में मार्क्स ने लिखा, बोधा यानी प्रोधो के जवाब में। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में मार्क्स ने वर्ग की सकारात्मक परिभाषा दी है। तो इस पुस्तक में पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में, जो कि 1847 में लिखी गई, मार्क्स ने वर्ग की, क्लास की सकारात्मक परिभाषा दी है। द 18th ब्रूमियर ऑफ लुई बोनापार्ट 1852 में राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का विचार प्रतिपादित किया है। इसमें रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट की बात मार्क्स यहाँ करते हैं। द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871 में राज्य पर विचार दिया है। तो स्टेट पर मार्क्स के जो विचार हैं वो यहीं से आते हैं। इसमें उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के विचारों का संशोधन किया। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875 में फर्डिनेंड लॉसल तथा लोकतांत्रिक समाजवादियों की आलोचना एवं अराजकता से खुद को अलग बताया है। किसने? फ्रांस ने। जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, यानी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट मार्क्स ने जर्मन आइडियोलॉजी में दिया है। टेलर ने मार्क्स की रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 को बाइबल या कुरान की भांति पवित्र कहा है। टेलर ने मार्क्स तथा एंजल द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई रचनाएं। पहली है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 में लिखी जाती है। द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में। द होली फैमिली 1845 में। तो एंजल्स 1820 से 1895 के बीच में इनका जीवन पीरियड रहा। ये मार्क्स के प्रसिद्ध मित्र थे। इनकी प्रसिद्ध रचना द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड 1844, एंटी ड्यूरिंग ये 1878, सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक 1880 प्रमुख है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट 1884 में ये उनकी पुक आती है। भौतिकवादी विचारक, तो ये भी मटेरियलिस्टिक थिंकर थे। विश्व को भौतिक तत्वों का मिश्रण मानते हैं। चेतना अथवा विचार भौतिक तत्वों का परिणाम होता है। मार्क्स भौतिकवादी विचारक हैं, इसलिए ईश्वर को नहीं मानते। मार्क्सवादी विचारक कौन कौन से हैं? तो लेनिन थे, जोसेफ स्टालिन थे, खुश्चेव थे, रोजा लंजमबर्ग थी, माओ, ब्रेजनेव, बुखरिन, कार्ल कॉट्स्की एवं फ्रेडरिक एंगल्स। तो ये महत्वपूर्ण है। अब इसको दोस्तों नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें हैं पहले डिस्कस कल की जा चुकी हैं, तो बहुत मतलब नहीं है। इसमें एक चीज़ है कि जो ये एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये एक टाइप ऑफ प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर मार्क्स ने लीजन को ओपियम ऑफ मासेस कहा है, ये तो बहुत साधारण चीज़ है। स्टेटलेस कम्युनिज्म की बात करते हैं, तो इसमें मार्क्स ने जो मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी है, उसके अनुसार जो सोसाइटीज होती हैं वो 6 स्टेजेस में होकर गुजरती हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म आएगा, फिर स्लेव सोसाइटी होगी, फिर फ्यूडलिज्म होगा, कैपिटलिज्म आएगा, सोशलिज्म, और फाइनली स्टेटलेस सोसाइटी होगी। फिर एलिनेशन की बात करते हैं मार्क्स, तो ये एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी, और अल्टीमेटली एलिनेशन फ्रॉम द सेल्फ। क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जो कि वर्कर्स को डेवलप करना चाहिए, जो कि रिवोल्यूशन को स्टार्ट करने में सहायक होगा। फिर सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो सरप्लस जो है तो कैपिटलिस्ट के पास रहता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और ह्यूमन सोसाइटी जो है तो वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से प्रोग्रेस करती है, डेवलप होती है। और ये
क्लास कॉन्फ्लिक्ट बुर्जुआ यानी कैपिटलिस्ट और प्रोलेटारिएट यानी वर्कर्स के बीच रहता है। और मार्क्स ने हीगल का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी है या डायलेक्टिकल थ्योरी ऑफ आइडिया है उसको मटेरियलिज्म में तब्दील किया है। और मैटर इज अ मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री रेदर देन आइडिया, ये मार्क्स कहते हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों हमने मार्क्स को कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।